नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड एनर्जी। दिस इज द टॉपिक ऑफ रिलेशन बिटवीन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड एनर्जी। इसके लिए हमने क्या किया, सिंपल हमें पता है कि मोमेंटम होता है P इक्वल टू एम वी। एम कैन बी रिटन एज एम नॉट अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्र अपॉन सी स्क्र, और वी को हमने एज इट इज रखा। यहाँ पर 1 अपॉन वी स्क्र माइनस सी स्क्र को आपने गामा फैक्टर मान लिया, दैट इज नोन एज लोरेंट्स यूनिट फैक्टर, और एम नॉट वी एज इट इज। सिमिलर वे में एनर्जी आपको पता है एम सी स्क्र हम लिखते हैं, और एम को आप लिख सकते हो एम नॉट अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्र अपॉन सी स्क्र। अगेन 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्र अपॉन सी स्क्र, रूट को आप गामा लिख सकते हो, एम नॉट सी स्क्र एज इट इज। यहाँ पर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप कहोगे स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1, यू विल गेट इक्वेशन 3, और गामा वाला जो फैक्टर था उस गामा के फैक्टर को लिखकर आप कहोगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब आपने इस इक्वेशन को दोनों साइड से स्क्वेयर किया तो आपको ये इक्वेशन मिल गई। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन 3 में आप देख रहे हो आपके पास है गामा स्क्वायर वी स्क्वायर, तो इक्वेशन 4 से गामा स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू को आप सब्सटीट्यूट करोगे इक्वेशन 3 में, और आपको रिलेशन मिलेगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से एम नॉट स्क्वायर एज इट इज, गामा स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह आपको ये जो वैल्यू मिली है ये आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर दोगे। देन आप इस इक्वेशन में मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय सी स्क्वायर, ठीक है, आप लिख लो यहाँ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई किया तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसमें भी सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन आ गई। इसी इक्वेशन में अब आप क्या देख रहे हो, आपने देखा था इक्वेशन नंबर 2 में E इज इक्वल टू गामा एम नॉट सी स्क्वायर, तो अगर स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दें तो एम नॉट स्क्वायर गामा स्क्वायर C4 की जगह आप E स्क्वायर लिख सकते हो, ये वाली टर्म एज इट इज, ये वाली टर्म एज इट इज। तो रिलेशन आ गया E स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर C4। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम इन टर्म ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक छोटा सा टॉपिक, लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, एक्सपेरिमेंटली आपने कैसे प्रूव किया ये जो हमने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कुछ रिलेशंस डिराइव किए हैं। तो बिल्कुल फर्स्ट हमने एक रिलेशन डिराइव किया था मास का। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग हमने कहा था m इक्वल टू एम नॉट अपॉन दिस। ये रिलेशन क्या रिप्रेजेंट करता है कि मास में इंक्रीमेंट होता है विद इंक्रीज इन वेलोसिटी। तो इस रिलेशन को वेरीफाई करने वाले जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे वो थे बूचरर। उन्होंने क्या शो किया कि जो चार्ज अपॉन मास रेशो होता है इलेक्ट्रॉन का वॉज स्मॉलेस्ट फॉर फास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो एक्चुअल में ये उन्होंने क्या प्रूव किया, फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी मास उतना ही ज़्यादा होगा, मास अगर ज़्यादा होगा तो E बाई एम रेशो कम होगा। वही उन्होंने कहा, उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि E बाई एम ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज स्मॉलेस्ट, सबसे कम आया फॉर द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और साथ में क्या हुआ, इट इज़ द इंक्रीज इन मास ऑफ चार्ज पार्टिकल विद वेलोसिटी। देखो जब भी वेलोसिटी के साथ बॉडी का मास इंक्रीज होता है ना, इसी की वजह से यहाँ पर एनर्जी में एक लिमिट आ जाती है टू विच दे कैन बी एक्सेलरेटेड विद साइक्लोट्रॉन एंड लीनियर एक्सेलरेटर। जब भी हम साइक्लोट्रॉन और लीनियर एक्सेलरेटर पढ़ते हैं तो हमने देखा कि उनकी लिमिटेशन जो है, लिमिटेशन वो ये है कि वो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी तक की ही मेजरमेंट कर सकते हैं, और क्योंकि आपका पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है मतलब धीरे धीरे अगर वो वेलोसिटी को बढ़ा रहा है तो ऑब्वियसली उसका मास बढ़ता जाएगा, और मास बढ़ने से उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी फिनोमिना को यूज़ करके हम अपने एक्सेलरेटर्स को भी डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट आपने एक रिलेशन प्रूव किया इस चैप्टर में, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसकी वैलिडिटी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, न्यूक्लियर रिएक्शंस से, एनिहिलेशन ऑफ मैटर से, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस फिनोमिना से आप इस रिलेशन की वैलिडिटी को वेरीफाई कर सकते हो कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ मास से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस्ड। और न्यूक्लियर रिएक्शंस में हम यही पढ़ते हैं कि थोड़ा सा मैटर यूज़ करके भी आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ करवा सकते हो। नेक्स्ट हमने एक टॉपिक पढ़ा था टाइम डायलेशन। तो टाइम डायलेशन को वेरीफाई करने के लिए हमने डीके ऑफ म्यू मेसॉन्स, हम जनरली ऐसा पढ़ते हैं कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ही होते हैं मैटर में, पर यहाँ पर कुछ क्वार्क्स भी होते हैं, और क्वार्क्स भी 6 टाइप के होते हैं, और उन क्वार्क्स की सब कैटेगरी होती है, उनमें से एक पार्टिकल होते हैं म्यू मेसॉन, ठीक है। तो म्यू मेसॉन की जो प्रेजेंस है हमारी अर्थ के ऊपर उसको हम सिर्फ और सिर्फ टाइम डायलेशन फिनोमिना से ही वेरीफाई करवा सकते हैं। इसका रीज़न क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो क्या होता है,
जब भी कॉस्मिक रे हमारे एटमॉस्फेरिक गैसेस के न्यूक्लियाई के साथ इंटरैक्ट करती है तो वो कुछ पाई मेजॉन्स को रिलीज करती है। समझ आया? क्या बोला कि जब कॉस्मिक रे हमारे एटमॉस्फेयर की गैसेस के न्यूक्लियस से इंटरैक्ट करता है तो वो पाई मेजॉन्स को रिलीज करता है। पर ये जो पाई मेजॉन होते हैं इनका लाइफ टाइम बहुत छोटा होता है। इनका लाइफ टाइम छोटा होने की वजह से ये कुछ दूसरे पार्टिकल जिनको बोलते हैं म्यू मेजॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और म्यू मेजॉन की जो स्पीड होती है वो इतनी होती है और उनका जो लाइफ टाइम है वो इतना। अगर हम सिंपल क्लासिकल फिजिक्स की बात करें तो इतने स्पीड और इतने टाइम के अंदर म्यू मेजॉन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 660 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, पर हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी लेयर बहुत ज़्यादा हाइट पर है। तो हम देखते हैं अगर इस रिलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए और एटमॉस्फेयर में अगर ये पार्टिकल बना तो ये सिर्फ 660 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और ये अर्थ के सरफेस पे हमें कभी भी नहीं मिलेगा। पर हम देखते हैं कि हमारे अर्थ के सरफेस पे बहुत सारे म्यू मेजॉन पार्टिकल मिल जाते हैं। इसका मतलब ये जो रिलेशन हमने यूज़ किया ये गलत है। अगर हम इसको टाइम डायलेशन फिनोमिना को यूज़ करके सॉल्व करें, फॉर एग्जांपल अगर हम टाइम निकालें म्यू मेजॉन पार्टिकल का t इक्वल टू टी नॉट अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्र सी स्क्र, उनका देखो हाफ लाइफ टाइम था t नॉट, ये वाला, ये टाइम पुट किया, ये वाली वेलोसिटी हमने उनकी पुट की, तो हमने देखा एक्चुअल में वो कितना टाइम लेंगे 34.8 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड। आपको ये पता है कि उनकी स्पीड कितनी थी, आपने उनका रिलेटिविस्टिक टाइम निकाल लिया और आपने उनका डिस्टेंस निकाल लिया। अब ये जो डिस्टेंस है ये हमारे एटमॉस्फेयर की थिकनेस है और इतनी थिकनेस को कवर करके म्यू मेजॉन आराम से सरफेस ऑफ अर्थ पे हमें मिल सकते हैं। तो इस तरह से आपको तीन बातों का, एक तो मास के विद रिस्पेक्ट जो हमने एक्सप्लेन किया कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंस क्या है मास के इंक्रीमेंट का विद वेलोसिटी, सेकेंडली मास एनर्जी कंजर्वेशन, थर्ड टाइम डायलेशन फिनोमिना। तीनों की एक बेटर एक्सप्लेनेशन आपको पता होनी चाहिए टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए, इनका जस्टिफिकेशन देने के लिए। और ये आपकी यूनिट कंप्लीट हो गई है। दिस वाज द थर्ड यूनिट ऑफ फर्स्ट बुक ऑफ सेमेस्टर सेकेंड। ठीक है।